Hello aspirant, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 11 November, so let's get started. But before starting, I would like to inform that for now I have removed those mains 450 plus videos, okay, from free list. I have converted them into paid video. Reasons because I have been working on them since 27 June, but due to not so encouraging response, I just want at least few sincere aspirants to have that enough motivation to get me going. Okay, so I have kept the fees as 1,000 rupees per month on monthly basis because depending upon your level of preparation, by starting of January, you most of you will switch to the prelims mode, right? So I will keep on uploading these videos into mains 450 plus because ultimately they are based on न्यूज़पेपर एनालिसिस इटसेल्फ राइट। इसी में टॉपिक्स आते हैं, इसी में फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हम 360 डिग्री कवरेज करने की कोशिश करते हैं मेन सीरीज में। ऑलराइट, सो आई विल कीप ऑन अपलोडिंग दोज थिंग्स। आप लोग जब तक प्रीलिम्स मोड में नहीं हो तब तक आप उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना प्रीलिम्स देने के बाद उसको शुरू कर सकते हो। और बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप जनवरी से प्रीलिम्स से स्विच कर भी रहे हो तो एटलीस्ट I don't upload much. I just take one video a day. Alright, that takes around 30 to 40 minutes. तो एटलीस्ट आप उन लेक्चर्स को सुनते जरूर रहिएगा। डोंट जस्ट गिव अप टोटली। ऑलराइट, एटलीस्ट आप वीडियो सुनते रहेंगे इन केस अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, जो कि आई विश होना भी चाहिए, तो फिर आपको एटलीस्ट चीजें न्यू नहीं लगेगी। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, रिविजन नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट यू शुड नॉट बी टोटली अनटच विद दोज वीडियोज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर डिस्कशन। नाउ जैसा कि हमें पता है 2+2 डायलॉग शुरू हुआ है यहाँ पर इंडिया यूएसए का, और ये दिल्ली में ही हो रहा है। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी, ओके, इनके बीच में ये डील समिट हो रहा है। देन अब मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हम यूएसए के अलावा और किन दूसरी कंट्रीज के साथ 2+2 इनिशिएटिव लेकर आए हैं। देखिए, अगर आप लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो देन यू मस्ट नो दिस, और ये प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपके लिए 2-3 वीडियो भी बनाए हैं प्रीलिम्स 2023 के, जिसे मैंने आपको बताया है कि कैसे हम हर एक क्वेश्चन को सिर्फ न्यूज़पेपर की दम पर सॉल्व कर सकते थे। ओके, बट अगेन चीजें बहुत बिखरी बिखरी हुई आती है। दैट्स वाई विद एक्सपीरियंस, जैसे कि आप ज्यादा प्रिपरेशन जब अपनी करते हो, जैसे कुछ सीनियर एस्पिरेंट्स हो जाते हैं 2-3 साल जिनको, दे हैव अ बेटर आइडिया हाउ टू टैकल द न्यूज़पेपर्स compared to the student who is fresher, right? So anyway, हम लोग जब प्रीलिम्स रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, 2+2 समिट मिनिस्ट्रियल लेवल पर होता है, इसलिए इसको मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो दोनों ने साइन किया है कि देखिए देयर शुड बी सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज एंड प्रिवेंट द कन्फ्लिक्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग, जो गाजा वॉर चल रही है उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा सिचुएशन एनालाइज करके बताया था कि कैसे ऊपर लेबनान है, वहां पर एक और टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है, दैट इज हिजबुल्लाह सपोर्टेड बाय ईरान, राइट। इधर जॉर्डन है और सीरिया। सीरिया का एक गोलन हाइट्स करके एरिया है जो आज भी इसराइल के ऑक्यूपेशन में है। ओके, दूसरी तरफ इधर जॉर्डन है, और यहाँ पर ये जो गाजा था जहां पर हमास एक्टिव था, उस हमास को भी सपोर्ट है अल्टीमेटली ईरान का। ठीक है, तो ईरान हिजबुल्लाह भी सपोर्ट करता है, जो लेबनान में बेस्ड है वो हमास को भी सपोर्ट करता है। तो ये कन्फ्लिक्ट और ज्यादा स्प्रेड ना हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। एनीवे, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आईआईएम बोर्ड पर। अब देखिए, ये बिल आया था कुछ टाइम पहले, बट मैंने इसको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लिया था बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं बनता है। इतनी सी छोटी चीज पे मैं आपको एक पूरा मेंस का वीडियो बना के दूं, उसका कोई सेंस नहीं था। आईआईएम अमेंडमेंट बिल, इसके लेकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। न्यूज़पेपर में तो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, बट आप में से कुछ पहले एक्टिव थे, कुछ अब एक्टिव हैं। एनीवे, देखिए ये जो अमेंडमेंट बिल आया था ना, इसमें कुछ चीजें की थी, जैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वॉज डेजिग्नेटेड एज ए विजिटर। ओके, एक सेकेंड, प्रेसिडेंट वॉज डेजिग्नेटेड एज विजिटर। अब देखिए हर आईआईएम में अपना एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, और इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक होता है चेयरमैन, राइट। उसके अलावा और भी मेंबर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, और भी जो एमिनेंट पर्सन है, फैकल्टीज होती हैं, गवर्नमेंट के भी नॉमिनी होते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर का काम क्या होता था, ये अपॉइंट करता था आईआईएम के डायरेक्टर को। ठीक है, ये सिलेक्ट करता था। अभी तक इसमें गवर्नमेंट का सही नहीं था, बट गवर्नमेंट क्या, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई है जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल,
अभी हम इस आर्टिकल में भी देखेंगे। एक आईएम में एक आदमी डायरेक्टर बन गया था, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर आपने क्लैरिफाई नहीं किया था क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको फर्स्ट डिग्री चाहिए थी, जबकि उसके पास थी सेकंड डिग्री। ओके, तो वो एलिजिबल था ही नहीं। लेकिन तब तक वो ना तो एक टर्म पूरा कर चुका था, बल्कि उसका टर्न एक नया टेन्योर रिन्यू भी किया जा चुका था। ओके, और उसके अलावा भी कई बार, एक बार आईएम अहमदाबाद में हुआ था कि कुछ ऐसा पेपर पब्लिश किया गया था जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट में था। कुछ कुछ क्रिटिसिज्म था कि कैसे ईवीएम से इनको इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ने कहा कि इस फैकल्टी को सस्पेंड कीजिए या इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लीजिए या इस पेपर को विड्रॉ कीजिए, तो आईएम ने करने से मना कर दिया था कि नो, वी वोंट विड्रॉ इट। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, कुछ चीजें शायद रेगुलेट करने की जरूरत है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया है प्रेसिडेंट विल बी ए विजिटर फॉर एवरी इंस्टीट्यूट। ऑलराइट, इसके बाद सेकंड इन्होंने ये किया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो चेयरमैन होगा उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा, डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें एक तो चेयरमैन खुद होते हैं। ओके, इस 3 मेंबर की कमेटी में इन्होंने कहा है कि एक मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ओके, जो डायरेक्टर को अल्टीमेटली चूज करेगा। तो आप कह सकते हो कि एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी आईएएम के डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, उसमें भी गवर्नमेंट ने अपना एक मेंबर बिठा दिया है। क्लियर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी प्रोविजन रखा हुआ है कि हम लोग जो डायरेक्टर हैं, अगर इन केस ये सही नहीं जा रहे हैं तो फिर हम लोग इनका टेन्योर टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कि अगर आईएम में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट इंक्वायरी भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये सब अलाउ नहीं था। एंड अल्टीमेटली अगर ये बोर्ड ऑफ गवर्नर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हम इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। राइट, तो ये कुछ 5 चेंजेस किए गए थे इस बिल के थ्रू, जो अमेंडमेंट बिल आया है। ओके, अब ये इतना बड़ा नहीं था कि इस पे पूरा एक अलग से वीडियो बनाया जाए। 5 मिनट की चीज में आपके आधे घंटे खराब करना इज नॉट वर्थ। एनीवे, आपको ये बातें अगर समझ में आ गई तो अब हम इस आर्टिकल पे आ जाते हैं। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। The grounds under which government of India will get to invoke power to dissolve the board, ठीक है, अभी हमने बात की, of any Indian Institute of Management are likely to be। अब उन्होंने ग्राउंड्स क्लैरिफाई कर दिए कि किस केस में हम लोग इनको डिसॉल्व कर सकते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। पहला, डिसोबिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि विजिटर, या फिर इन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर इनेबिलिटी ऑफ द बोर्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। और सी दिस इज अ सीरियस कंसर्न। नाउ डिसोबिंग गवर्नमेंट मतलब क्या? वहां पर कोई रिसर्च पेपर पब्लिश होता है जो गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, कह रहे हो कि आप एक तरह का हेल्दी क्रिटिसिज्म है कि कुछ गलत चीज हो रही है जिसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो ये तो एक डेमोक्रेसी में अलाउ होना चाहिए। ये कोई प्रोविजन नहीं बनता है कि डिसऑबेइंग इट्स ऑर्डर। गवर्नमेंट का ऑर्डर अगर डिसऑबे कर दिए तो आप बोर्ड को डिसॉल्व कर दोगे, दैट्स नॉट। तो अपोजिशन का भी कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं आईएम की ऑटोनॉमी पर अटैक करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होते हैं? दे आर हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन एनी आईएम। ओके, गवर्नमेंट एक्ट थ्रू विजिटर्स यानी कि प्रेसिडेंट के थ्रू एक्ट करती है गवर्नमेंट। पहले अर्लियर ओनली बोर्ड ऑफ गवर्नर इन एन आईएम हैड पावर टू ऑडिट द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड रिमूव और अपॉइंट डायरेक्टर। बट नाउ द यूनियन, पहले यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होती थी बोलने की, बट अब क्या हुआ है यहाँ पर, कहाँ है आर्टिकल, या नाउ इस अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट कैन assert मोर अथॉरिटी ओवर द बिजनेस स्कूल, इंक्लूडिंग itself गिविंग पावर टू dissolve an IIM board. Alright, now president in her capacity as a visitor of all IIMs is empowered to dissolve the board with the ministry appointment and interim board। और बोर्ड को डिसॉल्व करके एक इंटरिम यानी टेम्पररी बोर्ड गवर्नमेंट अपनी तरफ से सेटअप करेगी। इट ग्रांटेड प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू रिमूव द डायरेक्टर ऑफ एन आईएम। राइट, तो अब ये प्रोविजन आपके दिमाग में ये बात डाल रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी पे सीरियस अटैक है ये। इट नाउ ये जो रूल्स आए इन्होंने स्टैब्लिश किया है क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आईआईएम के डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक केस आया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम इन द वेक ऑफ आईआईएम रोहतक। हियर धीरज शर्मा द इनकम्बेंट डायरेक्टर हैज मिस रिप्रेजेंटेड हिज एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ड्यूरिंग हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट। राइट, इस वजह से गवर्नमेंट ने अब क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है यहाँ पर, एनी कैंडिडेट और एप्लीकेंट फॉर द पोजीशन ऑफ एन आईएम डायरेक्टर शुड possess फर्स्ट क्लास डिग्री एट बोथ बैचलर एज वेल एज मास्टर्स लेवल इन एडिशन टू पीएचडी और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। क्लियर? क्योंकि अभी तक जो रूल्स थे ना उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था
कि IIM डायरेक्टर्स एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर डिस्क्राइब्ड एज डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक विद PhD और इक्विवेलेंट। ओके, फिर ये जो IIM रोहतक में केस हुआ इन धीरज शर्मा का, इसकी यही प्रॉब्लम है दैट शर्मा हैड इज सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इंस्टेड ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन में सिर्फ ये लिखा था पहले डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक विद PhD और इक्विवेलेंट। क्लियर, इस पे इन्होंने क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट ने कि नहीं, सिर्फ डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक विद PhD और इक्विवेलेंट ये थोड़ा एम्बिगुअस है, हम क्लियरली मेंशन करते हैं यू मस्ट possess a फर्स्ट क्लास डिग्री एट बोथ बैचलर एज वेल एज मास्टर्स लेवल। ठीक है। Now, this significantly diluting the absolute autonomy granted to 20 IIMs 5 year ago with the enactment of IIM Act 2018। एक्ट आया था 2018 में, अब उसमें हुए अमेंडमेंट। Now, President in her capacity as a visitor has the power to appoint chairperson to the board of governor, हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, and chair board of governor के चेयरमैन के अलावा डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट एज वेल, एंड नॉमिनेट एन इंडिविजुअल टू द सर्च कम सिलेक्शन कमिटी फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। इस कमेटी की बात कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे बात की ना, ये 3 मेंबर वाली कमेटी, इसे कहते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, जो सिलेक्ट करेगी कि किसको डायरेक्टर बनाना है। ठीक है, तो एक मेंबर गवर्नमेंट यहाँ पे बिठाएगी और अल्टीमेटली जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का हेड है चेयरमैन, उसको भी ये लोग डिसाइड करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ओके, उसके बाद टर्मिनेट कर सकते हैं हम डायरेक्टर का टेन्योर, हम इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, और हम जरूरत पड़ने पर बोर्ड को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और उसकी 3 कंडीशन उन्होंने ऊपर दे दी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल यहाँ पे खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। यूएसए की बात कर लें, जो कॉपरेशन था, तो हम लोग कॉपरेशन हर एरिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफेंस में याद कीजिए, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तो एक डील की थी कि हम लोग इंजन साथ में बनाएंगे, ठीक है, जो हमारे तेजस में हम यूज करेंगे। दूसरा, हम इंडिया को एज ए सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। तो यूएसए ने जो अभी चाइना के साथ किया है कि उसने अपनी कंपनीज को मना कर दिया है कि आप सोफिस्टिकेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे चाइना के साथ। ओके, तो वो चीज फिर हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि इंडिया एक तो डेमोक्रेसी है और थोड़ा भरोसेमंद पार्टनर है यूएसए का। तो आपकी कंट्रीज अगर, आपकी यहाँ की कंपनीज अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना चाहती हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आप इंडिया को कंसीडर कीजिए। नेक्स्ट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल भी हमने इस पे एक आर्टिकल देखा था, पूरा एडिटोरियल था, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, स्पेस में कॉपरेशन, तो अभी नासा ने हमसे चंद्रयान 3 वाली टेक्नोलॉजी भी मांगी है, और हम भी नासा का कोलैबोरेशन चाहते हैं, ताकि हम जो अपना गगनयान मिशन लॉन्च करना चाहते हैं मे बी प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर, तो उसमें नासा की एडवाइस और उसकी मदद हम भी ले सकें। ओके, नेक्स्ट हेल्थ सेक्टर, बाकी जो भी आपका लिखने का मन करे। दूसरा, हमने कहा है कि देखिए खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो बेस बना के बैठे ना यूएस और कनाडा में, उसके अगेंस्ट भी थोड़ा कॉपरेशन दिखाइए। डिफेंस कैपेबिलिटीज हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं हम दोनों। नेक्स्ट इज वी आर इंटीग्रेटिंग आर इंडस्ट्रियल बेसिस, स्ट्रेंथनिंग आर इंटरऑपरेबिलिटी। और ये इंटरऑपरेबिलिटी मतलब वो सब लेमोआ एक्ट वगैरह, क्योंकि क्या था ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज ना, कि हम अपने नेवल बेस यूज करने देंगे उनको, वो लोग हमारे हम उनके यूज कर सकते हैं। एंड शेयरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वही इंजन वाली बात जो हम लोग अपने तेजस प्लेन में यूज करना चाहते हैं। और इसके अलावा क्लीन एनर्जी में कॉपरेट कर सकते हैं, याद कीजिए वो सिस्टर सिटी वाला अप्रोच। ठीक है, हमने साइन किया था ना अपनी स्मार्ट सिटीज को बेटर बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल क्योटो एंड वाराणसी। ठीक है, इन दोनों ने किया था एग्रीमेंट। उसी तरह शायद चेन्नई एंड बीजिंग ने किया था। ओके, ऐसा ही कुछ था। क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, सब में हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। स्पेस कॉपरेशन में हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो हम लोग अगले साल लॉन्च करना चाहते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा, आगे चलते हैं। हाँ, मुझे आपको 2 सेपरेट चीजें बतानी है। एक तो ग्रीन क्रैकर, ये तो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के साथ ही बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली में कंसिडर किया गया है कि आर्टिफिशियल रेन करवा करवा दें अगर, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये सेटल डाउन हो जाएंगे, और हो भी जाते हैं नो डाउट, मगर सारे नहीं होते हैं। ओके, तो इसको मैं आपको मेंस 450 में लेक्चर प्रोबेबली आज रात तक, बाय टुनाइट आई विल अपलोड दिस। ओके, बट अगेन वो शेयर सिर्फ उन्हीं के साथ होगा जो लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है। ओके, तो अगर आपको लेना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। माय आईडी इज इजी एस बाय यूपीएससी, ऑलराइट, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर, दैट्स माय कॉन्टेक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस
अब देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अभी तक तो हमने क्या अलाउ कर रखा है कि चलिए आप अपना सेल्फ रेगुलेशन ही कर लीजिए, ठीक है, खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है खुद पर, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट इस पे चीज रेगुलेटरी नॉर्म्स तो लानी चाहती हैं। तो हम लोग जो एक नया बिल लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ड्राफ्ट बिल इनेक्ट किया था हमने, ठीक है, ताकि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर एंड एक्सटेंड इट टू ओटीटी कंटेंट एंड डिजिटल न्यूज एंड करंट अफेयर्स एज वेल। ओके, कि जो भी आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह आती हैं या वेबसाइट्स चलती हैं, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिप्लेस द आउटडेटेड एक्ट रूल एंड गाइडलाइंस विद ए यूनिफाइड फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच। तो इस पर गवर्नमेंट ने कमेंट्स मांगे हैं, इट हैज इनवाइटेड कमेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री कि क्या क्या चाहते हो आप लोग, ठीक है। ये कवर करेगा ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आईपीटीवी एंड मोर। इट विल रिप्लेस द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995। देखिए ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए ओटीटी का पेनिट्रेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ टाइम में। तो अब ये सेल्फ रेगुलेशन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर रेगुलेटरी नॉर्म्स बनाने होंगे। राइट, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो टेलीविजन है तो उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के हमारे पास अलग लॉ है, ओटीटी के लिए हम लोग अलग लॉस लाएं, या डिजिटल न्यूज के लिए अलग लेकर आए, करंट अफेयर्स के अलग ऐसा नहीं है, हमें एक यूनिफॉर्म लाना है, यूनिफॉर्म फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच लेके चलना है। ओके, नेक्स्ट इज क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते जा रहे हैं इसमें, पहले डीटीएच जैसी चीज नहीं होती थी, केबल टीवी चलता था अपन सबके घर में, बट अब वो चीज बदली है। देयर इज ग्रोइंग नीड टू स्ट्रीमलाइन द रेगुलेटरी framework. The draft bill also expands the purview of the regulations to cover OTT content, digital news, and provision to cover emerging technologies as well, जो भी आगे आएंगी। Okay, now it seeks to provide for content evaluation committee, एक content evaluation committee बनाई जाएगी and एक broadcast advisory council for self regulation, different programs and advertisement code. Now ये जो BAC बनेगी, broadcast advisory council, it would have one eminent independent person with at least 25 years of experience in the media या फिर entertainment या broadcasting में। The bill introduced the content evaluation committee, ये जरूरी था क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म्स को अगर पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड छोड़ देंगे ना, तो सॉरी टू से बट कुछ ऐप ऐसी हैं जो सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न कह सकते हो आप उन्हें, वो सिर्फ गंदगी सर्व कर रही है स्पेशली टीनेजर्स के दिमाग में। और इवन अगेन सॉरी टू से बट इवन फैमिली रिलेशंस जो होते हैं ना उनके, उन तक को डिस्ट्रॉय करने की इस तरह के कंटेंट बनाए गए हैं कि जिसे हम लोग इंसेस्ट सेक्स कहते हैं। तो इस तरह की चीजों को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें एक कमिटी बनानी पड़ेगी जो इस कंटेंट को इवेलुएट करे पहले। एज a self regulation mechanism, it also introduces statutory penalties like advisories, warning, censor, monetary penalties for operators and broadcast and imprisonment, okay, for very serious offenses. लेट्स मूव ऑन। ये सब इलेक्शन की न्यूज़ है, इनमें टाइम वेस्ट मत किया कीजिए अपना, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको वो सब नहीं जानना है। अब देखिए आई टोल्ड यू ना कि पंजाब में क्या हुआ था कि असेंबली का जो सेशन था, ठीक है, उसको एडजर्न किया गया था, बट यहाँ पे जो ये थे पंजाब गवर्नर, इन्होंने सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर, ओके, जबकि आपको असेंबली कब बुलानी है, कब उसको प्रोरोग करना है, ये सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे हो सकता है, इन्होंने अपनी मर्जी से ही कर दिया। तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके अगेंस्ट कहा है दैट गवर्नर कांट डाउट पंजाब सेशन वैलिडिटी, ही मस्ट डिसाइड ऑन बिल, ठीक है। उसके बाद असेंबली लग भी गई अपने आप, बट उसमें जो बिल पास हुई ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये बिल वैलिड नहीं है, मैंने तो असेंबली को पहले ही प्रोरोग कर दिया था। तो ऐसा नहीं होता है। Now the order came on a plea by Punjab government which said that governor was sitting on bill sent to him for assent for the assembly. Okay, same is the issue with Kerala. वहां भी 2 साल से बिल पेंडिंग है बट गवर्नर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। सिमिलर वाज द केस विद तमिलनाडु, नीट का बिल और ऐसे कई बिल हैं जिसपे गवर्नमेंट अपना अपना एसेंट दे रहे हैं, ना ही कोई एक्शन ले रहे हैं। आप या तो एसेंट दीजिए या आप बिल को रिटर्न कर दीजिए या फिर आप कह दीजिए कि मैंने विथहोल्ड कर लिया, कुछ तो कीजिए, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। Okay. Now, the bench also issued notice on Tamil Nadu government plea accusing the governor of withholding consent to bills presented by the state legislature. As many as 12 bills which have been submitted to the governor under Article 200. Article 200 क्या बोलता है कि आपको गवर्नर का एसेंट लेना होगा, ठीक है, किसी बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, बट ये सब हो नहीं पा रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपको मेंस में क्वेश्चन मिलेगा तो वो गवर्नर के इशू को लेकर ही मिलेगा, ठीक है, कि गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो इतने कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं,
इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो प्लीज ये तीनों स्टेट की एग्जांपल याद रखिएगा, पंजाब का, केरल का एंड तमिलनाडु का। क्योंकि जब तक आप ये एग्जांपल मेंशन नहीं करेंगे ना, तो आप गवर्नर के अराउंड कितनी भी बातें कर लीजिए, लक्ष्मीकांत से उठा के जितना मर्जी लिख लीजिए, जब तक आप इन चीजों से रिलेट नहीं करेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे मेंस में। ओके, नाउ डिजिटल एड पॉलिसी। नाउ मैंने आपको बताया कि आजकल हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स की हालत ऐसी है कि उनको देखना पसंद नहीं करता है कोई। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को लगता है कि इनके पास एडवर्टाइजमेंट करके करोड़ों रुपए खराब करने से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अराउंड 88 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस हमारे पास 117 करोड़ लोगों का है। जब इतने लोग इंटरनेट पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तो फिर वहां एडवर्टाइजमेंट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स लागू किए हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि देखिए मेरे पास इतना सब्सक्राइबर बेस है, इतने वॉच आवर्स आते हैं मेरे पास, इतने व्यूज आते हैं, तो आप मुझे एडवर्टाइजमेंट दीजिए अपना, ठीक है। एक तो ये हो गया, ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल पे देम एज वेल। एंड सेकंड कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये खुद भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट से कि देखिए हम खुद वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आपकी मार्केटिंग के लिए, ठीक है। हम खुद कंटेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने दे दिया कि आप हमारा एडवर्टाइज कर दीजिए, वही नहीं, वो खुद अपनी तरफ से कंटेंट खुद क्रिएट करके एडवर्टाइज कर सकते हैं आपकी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉडी होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, इसका काम क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वगैरह देखती है गवर्नमेंट के, ठीक है, हर स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बॉडी को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड अदर डिजिटल मीडिया, इसको लेकर कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ओके, नई पॉलिसी लाई जा रही है इसको लेकर। तो इसमें क्या होगा, नाउ सीबीसी विल नाउ बी एबल टू एम्पैनल एजेंसीज, यानी कि आपके चैनल्स वगैरह यूट्यूब के, वर्किंग इन डिजिटल मीडिया स्पेस इन ऑर्डर टू रीच आउट टू पॉडकास्ट लिसनर्स, यूट्यूब एंड ओटीटी व्यूअर्स, बट दे नीड टू बी एटलीस्ट ए ईयर ओल्ड टू बी एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द स्कीम। आप कम से कम 1 साल से ये काम कर रहे हो, ओके, उतना आपका चैनल जो है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। They said that advertising rates will be linked to the subscriber base, आपका सब्सक्राइबर बेस कितना है, व्यूअरशिप कितनी है, नंबर्स क्या है, एंड इट विल यूज कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू एंश्योर दैट प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंसी। ये बिडिंग कराना क्यों जरूरी है कि ऐसा ना हो कि आपने ही पहले ही सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे तो ऐसे लोगों से अपना एडवर्टाइजमेंट कराना है जो कहीं ना कहीं थोड़ी राइटिस्ट टाइप की मेंटालिटी रखते हो, ओके। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट एक अच्छे खासे एजुकेशन चैनल, ठीक है, अब तो उस बंदे ने इंडिपेंडेंट बना लिया खुद का चैनल, बट अर्लियर इट यूज्ड टू वर्क विद स्टडी आईक्यू चैनल, ओके। अगर आप उसकी वीडियो देखेंगे ना, इट इज टोटली बायस्ड टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी, वन साइडेड एकदम। कभी कौन सही दिखाना है गवर्नमेंट के, हमेशा से फायदे ही दिखाना है, ठीक है। मतलब इस तरह की बेहुदी बातें कि हमने जितना 70 साल में हमारी जीडीपी ने ग्रो किया ना, उतना हमने सिर्फ 9 साल में जोड़ लिया है। कम ऑन यार, एक तो पूरी बात नहीं बताते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अलग चीज होती है, ठीक है। अगर आज आप इसमें ऐड कर दीजिए गवर्नमेंट के टैक्सेस, यानी कि जीएसटी वगैरह, वो अगर आप हद से ज्यादा बढ़ा देंगे तो आपकी जो रियल जीडी और जो जीडीपी निकल के आएगी एट मार्केट प्राइस, वो ऑलरेडी बड़ी दिखेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 9 साल में इतनी तरक्की कर ली है देश ने जितनी 70 साल में नहीं की थी, तरक्की की होती दिखता क्लियरली, राइट। तो इस तरह के बायस चैनलों के पास ही सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ना जाए, इसलिए बिडिंग की जाएगी प्रॉपर कि आइए आप भी बताइए आपका सब्सक्राइबर बेस क्या है, आप कितना चार्ज करेंगे गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट का। नाउ नेक्स्ट इज दे कैन ऑल्सो बी एम्पैनल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एम्बेडेड इन फिल्म एडवर्टाइजमेंट, ओके। वो लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे, जो चैनल वाले हैं वो खुद अपना अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे गवर्नमेंट के लिए, ओके, ब्रांडिंग एक्टिविटीज वगैरह। तो इसको लेकर न्यू पॉलिसी आई है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये काफी काफी अच्छे आर्टिकल्स हैं आज इसमें, ठीक है। तो एक ही करके देखते हैं, ठीक है। पहले तो पराली यानी कि वही क्रॉप रेसिड्यू, इसको लेकर हम ऑलरेडी मेंस 450 में एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर अब देखिए जब इस तरीके से ये सेम चीज न्यूज में बार बार आती है ना, दिस इज द टाइम फॉर यू टू रिवाइज। और मैं जैसे उस वीडियो में हमेशा कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाइए। मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के इसलिए देता हूँ ताकि रिवाइज करना चीजें ईजी हो जाएं, ओके। उसको इसके साथ ही रिवाइज कीजिए न्यूज आर्टिकल के साथ, और अब इसमें आपको जो नया पॉइंट मिले या जो आपके दिमाग में ना हो ऑलरेडी, उसको ऐड कर लीजिए यहाँ से, राइट। इस तरीके से आपके न्यूज़पेपर से नोट्स बनते हैं। चलिए तो देखिए पराली की बात करें तो सॉल्यूशन तो सिर्फ दो ही हैं, ये सिर्फ दो ही सॉल्यूशन है मेन। पहला, पहले तो एक मार्केट क्रिएट कीजिए, ये जो स्टबल है जिसको जला रहे हैं, मार्केट होगा तो किसान जलाएगा क्यों,
बेचेगा, अपनी इनकम करेगा, राइट। क्रिएट ए मार्केट फॉर स्टैंडिंग स्टबल एंड लूज स्ट्रॉ रिमेनिंग इन द फील्ड आफ्टर कंबाइंड हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी। हमें ऐसे प्लांट्स लगाने होंगे दैट प्रोड्यूस कंप्रेस्ड बायोगैस एंड एथेनॉल यूटिलाइजिंग राइस स्ट्रॉ एंड अदर एग्री रेसिड्यूज सच एज केन ट्रैश, कॉटन स्टॉक एंड मेज कॉप्स। अब देखिए, कल जब मैं आपको प्रीलिम्स के एमसीक्यू करा रहा था ना 23 के, तब उसमें मैंने आपको, अभी तो शायद मैंने पूरे क्वेश्चन नहीं कराए, जस्ट 3 क्वेश्चन ही बताए, बट जितना मैंने एनालिसिस किया उसमें मैंने देखा है वो कई बार आपसे इतना तक पूछ लेता है कि दिल्ली की एयर है तो उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मोस्टली रहते हैं, ठीक है। या उसने ये भी पूछा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है तो इसका क्या क्या यूज है, ठीक है, किस किस चीज में हम इसका यूज कर सकते हैं, फोम बनाने में वगैरह वगैरह, है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि यूज तो देखिए HFC है अगर तो उसका यूज मल्टीपल है यार, सारे तो नहीं रटोगे, बट एटलीस्ट वो जरूर याद रखने होंगे जो न्यूज़पेपर में आए होंगे। उसी तरीके से प्लीज ये याद रखिएगा कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर, क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो हम केन ट्रैश यूज कर सकते हैं, कॉटन स्टॉक यूज कर सकते हैं एंड मेज कॉप्स को यूज कर सकते हैं। ये सब रेसिड्यू ही है। मोस्टली जब हम क्रॉप रेसिड्यू की बात करते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ पैडी स्ट्रॉ आता है, ठीक है, बट उसके अलावा भी केन ट्रैश, कॉटन स्टॉक, मेज कॉप्स, ये अपने नोट्स में लिख लीजिए प्रीलिम्स के लिए। नाउ अब एक बार अगर हमने इस तरह के प्लांट सेटअप कर दिए कंप्रेस बायोगैस या इथेनॉल बनाने के लिए, यानी कि एक डिमांड जनरेट हो जाएगी क्रॉप रेसिड्यू के लिए, तो जलाना नहीं पड़ेगा। नाउ तो ये डिमांड को बढ़ाएगा एंड ऑल्सो फ्रॉम बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, पेपर मिल, ब्रिक्स, किल्स एंड यूज ऑफ स्टैम्प बॉयलर फ्यूल, ठीक है। यहाँ पर भी हम इस रेसिड्यू को यूज कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन बायोगैस और एथेनॉल प्लांट्स बट ऑल्सो इन बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स, ठीक है। मैं इसको बॉक्स इसलिए कर रहा हूँ कि ये लिख लीजिए। पहली बात तो ये कि क्या क्या ये क्रॉप रेसिड्यू की डेफिनेशन में आता है, तो ये तीनों आते हैं। उसके अलावा कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये बहुत प्रोबेबल आपका क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में यूज कर सकते हैं, हम एथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, हम इनको बायोमास बेस्ड पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, पेपर मिल, ब्रिक में यूज कर सकते हैं, जो ब्रिक किल्न्स होते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज दैम एज स्टीम बॉयलर फ्यूल। और तो 5 एप्लीकेशन दे दिए उसने आपको यहाँ पर। तो अगर हम ये कर पाएंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा डिमांड करेगा, तो फिर इजी हो जाएगा उनके लिए, फार्मर्स के लिए, कि इससे तो हमें इनकम हो सकती है तो हम क्यों जलाएं। राइट नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस फार्मर विल हैव लेस इंसेंटिव टू सेट देयर फील्ड ऑन फायर। इंस्टेड बेलर मशीन ओनर्स, इस बेलर मशीन की बात ना अभी हम आगे भी करेंगे एक्सप्लेन पेज में। बेलर मशीन ओनर्स वुड बी विलिंग टू कट एंड कलेक्ट द स्टबल स्ट्रॉ स्ट्रेट फ्रॉम द फील्ड। अगर फार्मर नहीं भी करना चाहेगा ना, तो जो बेलर मशीन के ओनर होते हैं, तो ये मशीन महंगी बहुत होती है, ठीक है, तो ऐसे एक फार्मर नहीं खरीद सकता, जो बिजनेसमैन होगा वही रखेगा इसको। वो खुद जाएगा किसान के खेत में कि देखिए मैं आगे मार्केट में डिमांड है इसकी, मैं कट करके ले जा रहा हूँ, आपको दे देता हूँ कुछ पैसे। तो बेलर मशीन ओनर के लिए भी एक इंसेंटिव जनरेट होगा कि मार्केट में डिमांड है, मैं फार्मर मुझे फोन करे और मैं उसके खेत से काट के ले आऊंगा, उसको कुछ पैसे देके और फिर आगे खुद सेल आउट कर दूंगा। तो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इसका नाम अभी याद रखिए, बेलर मशीन ओनर का, हम इस पे दोबारा आएंगे एक्सप्लेन पेज में। Willing to cut and collect stubble straw directly straight from the field. This parali they would then compress into compact bales for supplying to various user industries. Right now, अब देखिए तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली रिडक्शन इन ओवरऑल राइस रेसिड्यू बर्निंग इवेंट्स। Now the number of farm fires is still uncomfortably high, especially in Punjab. हरियाणा ने तो फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया है, थैंक्स टू द पॉलिसी मेजर्स टू प्रमोट यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉ एंड कन्वर्ट फायर ऑफ वेस्ट इनटू एनर्जी पैलेट, ठीक है। पैलेट्स बनाए हमने इनके क्रॉप रेसिड्यू के, हरियाणा ने काफी प्रमोट किया, पैलेट्स बनाए, उनको कोल फायर प्लांट में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। द प्रॉब्लम इज मोर सीरियस इन पंजाब विच अकाउंट फॉर ओवर 2/3 ऑफ द रिपोर्टेड केसेज। द मेन सोर्स इज पूसा 44। अब ये दूसरा तरीका है, पहला तरीका हमने देख लिया मार्केट में डिमांड क्रिएट करो, दूसरा पूसा 44, इस पे भी मैंने पहले आपको बताया ये हाई यील्डिंग तो है, बहुत यील्ड देता है, बट इसका प्रॉब्लम है कि ये लेता है 155 से 160 डेज। अब क्योंकि ये ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो इसके बाद जब अगला वीट कल्टीवेशन करना होता है ना उसको, तो उसके लिए टाइम गैप बहुत कम बचता है, जो विंडो होती है कि ये पूरी मैंने राइस कट की, अब मुझे वीट ग्रो करनी है, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत कम होता है, इसलिए फार्मर को लगता है जला दो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो ये विंडो थोड़ी बड़ी करने की जरूरत है, और वो बड़ी होगी अगर हम इस पूसा 44 को रिप्लेस करें एक बेटर वैरायटी से, जो कि जिसपे IRI ने काम किया है, ठीक है, एक इंप्रूव वेरिएंट बनाया है पूसा 44 का, जो सिर्फ 120 से 25 दिन में मैच्योर हो जाएगा। राइट, यानी कि इससे सीधे सीधे हमें 30 डेज की एक्स्ट्रा विंडो दे रहा है, 1 मंथ की। तो ये 1 मंथ बहुत बहुत है, काफी है, ये हम बेल्स बना के इसको आगे सेल आउट कर देंगे, ठीक है, 1 महीने की विंडो मिल जाएगी हमें।
तो दूसरा कि हमारे को इसमें रिसर्च करने की जरूरत है, तो ये जो नई वैरायटी आई है इसको अपनाने की जरूरत है, ताकि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा 30 डेज की विंडो मिल जाए, ताकि बर्निंग करने की जरूरत ही ना पड़े, सफिशिएंट टाइम होगा वीट ग्रो करने के लिए। नाउ गिविंग फार्मर्स इनफ टाइम फॉर फील्ड प्रिपरेशन टू प्लांट द नेक्स्ट क्रॉप while the breeding of shorter duration high yielding varieties is welcome, it should be accompanied by strict enforcement of the polluter pay principle। बाकी ये तो रहना चाहिए जो पेनल्टी का प्रोविजन है अभी। नाउ इसके अलावा फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन मस्ट एंड, स्पेशली इन पंजाब, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है फार्मिंग के लिए, तो मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है। मोटर चालू करके छोड़ देते हैं, पानी भरा रहता है फील्ड में और अल्टीमेटली आपका जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से थोड़ा इनएफिशिएंट यूज हो रहा है वहां पर ग्राउंड वाटर का। ओके, इवन जो सीएम भगवंत मान जहां से आते हैं पंजाब के, ठीक है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा सीवियर क्राइसिस है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के। ओके, और सबसे ज्यादा फार्म फायर्स भी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है इस वक्त। ओके, सो ये सब चीजों को इम्प्रूव करना जरूरी है। हैविंग टू पे फॉर वाटर विल फोर्स पंजाब फार्मर्स टू रिड्यूस पैडी एकरेज। ओके, और ये पैडी एकरेज की बात अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ये आर्टिकल भी इसी पर बेस है, राइस फॉर दैट मैटर। तो हमने पिछला जो आर्टिकल देखा था कल, उसमें हमने कहा था कि अगर हम यहाँ से फार्मर्स को कन्विंस कर भी लें कि आप राइस छोड़िए, मिलेट वगैरह कुछ ग्रो कीजिए, क्योंकि ये तो सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि पंजाब वॉज नॉट दी राइट प्लेस फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस। ठीक है, ये सही जगह नहीं थी इसके कल्टिवेशन के। राइस ग्रो कीजिए आप गैंगेटिक वैली में, वहां ठीक है, वहां बहुत पानी है। तो यहाँ पर जो जबरदस्ती राइस ग्रो की, और रीजन क्या है कि एमएसपी बहुत ज्यादा दी गई। ठीक है, राइस गवर्नमेंट एफसीआई गोडाउन में बहुत रखती है पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, वही जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो राइस की डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत होती है, और यहाँ पर है ओपन परचेज पॉलिसी, यानी कि आप जितनी राइस लाओगे एफसीआई सब खरीदेगा, गवर्नमेंट पूरी खरीदेगी, और हाई एमएसपी सेट करते हो आप लोग। तो उस वजह से क्या हुआ कि पंजाब के फार्मर्स ने बस ये देखा कि एक तो ईल्ड अच्छी हो रही है, क्योंकि इसमें रिसर्च हो रही है पूसा 44, फिर उसके इंप्रूव वेरिएंट, एक तो हाई ईल्ड हो गई, ठीक है, हाई एमएसपी भी मिलने लगी, तो इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैडी ग्रो करना शुरू कर दिया। और वो टाइम भी ऐसा था यार, वो हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम था, उस टाइम इंडिया सच में शिप टू माउथ पे जी रहा था। हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे थे वीट, ओके, राइस वगैरह। तो ये जरूरी था कि हम लोग पहले सेल्फ सफिशिएंट बनने की तरफ ध्यान दें, तो हमने बस जहां भी हो सकता था हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, इससे सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुआ है पंजाब में खासकर। ओके, और दूसरा रीजन ये है जो पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। Now, so many schemes have been tried to help farmers in uprooting the entire stubble after harvesting paddy and making bales for the boilers to use the stubble for mulching. Happy Cedar showed some promise. इसकी भी कोई deficiency है, अभी बात करेंगे हम उस पे। The area under paddy in the Punjab Haryana belt needs to be drastically cut from 1.7 million hectare to just 2 million hectare, okay, मतलब almost half करना होगा हमें। Supreme Court rightly pointed out that it is not a suitable crop for this region and is depleting the water table fast। ठीक है, अगर सपोज आप पैडी को गैंगेटिक वैली में ग्रो कर रहे हो, ठीक है, यूपी बिहार बंगाल साइड, तो वहां बहुत पानी है ग्राउंड वाटर में, वहां ग्रो कर सकते हो, पंजाब में नहीं कर सकते। लेकिन अगेन वो पॉइंट आ जाते हैं कि अब अगर हम इसका प्रोडक्शन कम कर भी दें किसी भी तरीके से, तो अल्टीमेटली दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट की जो नीड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, वो कहां से मेट करोगे आप, राइट। उसके बाद वी आर राइस बिगेस्ट एक्सपोर्टर, कहां से बढ़ाओगे इसको। अगर आप पंजाब हरियाणा, सॉरी, अगर आप गैंगेटिक वैली की बात कर रहे हो, यूपी बिहार, उधर देखिए वहां पर लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत हाई है उस एरिया में, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन बहुत है, लोग के पास 1 एकड़ 3 एकड़ इस तरह की लैंड है। ओके, तो वहां पर अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं होगी। और दूसरा, पंजाब में फार्मर्स थोड़े रिच हैं, इस वजह से मशीनरी वगैरह बहुत अच्छे से यूज करते हैं वो लोग। जबकि अगर आप यूपी बिहार साइड जाओगे तो वहां पर फार्मर्स उतने ज्यादा, आप कह सकते हो उतने ज्यादा बड़े नहीं है, उतने रिच नहीं है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैनुअली ही डिपेंड करेंगे हर चीज पर, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे इन सब पे अटैक आएगा, अफेक्ट होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं उस पर इम्पैक्ट होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट है उस पर भी क्रिएट होगा। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहने भर से कुछ नहीं होगा। कल जो आर्टिकल था जो हमने देखा था वो यही बात कर रहा था कि पहले आपको ये भी तो इंश्योर करना है ना कि आपके एक्सपोर्ट पे असर ना पड़े, आपकी डोमेस्टिक सप्लाई पे असर ना पड़े। सिर्फ एकदम से कट ऑफ करने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम है इस पैडी कल्टीवेशन के साथ, देयर इज ह्यूज क्वांटम ऑफ ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है यहाँ पे, क्योंकि फील्ड में हमें पानी भर के छोड़ना होता है कई कई बार। ऑलराइट, नाउ दिस एमिशन फ्रॉम
पैडी इन पंजाब इज स्टिल नॉट काउंटेड। तो ये जो है ऑलमोस्ट 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर हेक्टेयर रिलीज करता है। इट एक्ट एज ए साइलेंट किलर है। अब अगर हम सारी सब्सिडी मिला लेना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री दी जाती है, ठीक है, उसके बाद यूरिया पे बहुत ज्यादा सब्सिडी, उसके बाद और भी कई केमिकल्स होते हैं जिन पे सब्सिडी दी जाती है, अगर ये सब मिला लेना हम, तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट देती है 30,000 रुपीज पर एकड़ की सब्सिडी। ओके, और ये सब्सिडी भी एक रीजन है, हमने यहाँ पे 2 रीजन देखे थे, हाई यील्ड, हाई एमएसपी एंड हाई सब्सिडी। ये 3 रीजन है कि पंजाब हरियाणा के फार्मर्स राइस और पैडी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं उसको। द सब्सिडी ऑन पैडी कल्टीवेशन इज टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज पर हेक्टेयर, which comes through free power, highly subsidized urea and other chemical fertilizer. This is the root cause of farmers sticking to paddy, and they know they are damaging the water aquifer, यानी कि ग्राउंड वाटर। नाउ उसके अलावा गवर्नमेंट की जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है पैडी की, जो स्टेट एजेंसीज खरीदती हैं, इस वजह से एंश्योर्ड एमएसपी मिलती है और पूरा जितना आप ग्रो करोगे पूरा खरीदती है सरकार। अरे अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो 95% जो उनका प्रोड्यूस होता है वो सरकार खरीद लेती है एमएसपी पे। जबकि अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पर सरकार हार्डली एमएसपी पे सिर्फ 6% आपका प्रोड्यूस खरीदती है। इसलिए जब वो फार्म बिल्स लेकर आए थे ना, तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट किया था पंजाब हरियाणा के फार्मर्स ने, बिकॉज ऑफ दिस 95%। राइट, वो नहीं चाहते थे कि सरकार ये इसमें कोई बदलाव करे, जबकि एमपी, यूपी, राजस्थान इधर से ज्यादा फार्मर्स नहीं आए थे। नो, अब इसका सोल्यूशन क्या है, फिर कैसे फार्मर्स को दूर करें पैडी के कल्टीवेशन से? पहला, क्या आप सब्सिडी दे सकते हो 25,000 पर हेक्टेयर टू फार्मर्स फॉर स्विचिंग फ्रॉम पैडी टू पल्सेस, ऑयल सीड एंड मिलेट्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि 25,000 पर एकड़ देने लगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी इनडायरेक्टली भी तो आप 30,000 दे ही रहे हो ना। इनडायरेक्टली भी तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या सब्सिडाइज यूरिया और केमिकल्स के फॉर्म में भी तो आप 30,000 पर हेक्टेयर दे ही रहे हो ना। तो एटलीस्ट यहाँ तो 25,000 पर हेक्टेयर देना पड़ेगा। ओके, मेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। And second, this will create a crop neutral incentive structure and will not cost the government as it will save the subsidy. Second option है incentivize the private sector to set up ethanol plant based on maize. Okay, अब सोचिए कि अगर वहां पर पंजाब में इथेनॉल प्लांट्स लगा दिए जाएं, ठीक है, इथेनॉल हम लोग किससे प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? मेज से। तो फिर फार्मर कल्टीवेट भी तो मेज ही करेगा ना वहां पर, ओके, क्योंकि वहीं की वहीं उसको मार्केट मिल गया। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है कि हम कैसे फार्मर्स को इससे दूर ले जा सकते हैं। थर्ड, सेकंड को भी कंटिन्यू करते हैं। दिस विल क्रिएट ए मार्केट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग विद फॉसिल फ्यूल, और हमने E20 प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है जहां पर हम 20% ब्लेंडिंग कर रहे हैं इथेनॉल की विद आर डीजल एंड पेट्रोल। राइट, तो और ये ब्लेंडिंग जैसे जैसे हम और बढ़ाते जाएंगे, अब सपोज कल को हम E40 लेकर आते हैं, 40% ब्लेंडिंग करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे फॉरेन रिजर्व सेव करेंगे ना, जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, ठीक है, उस पर हमारी फॉरेक्स की सेविंग होगी। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन लोअरिंग द एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकुलर ट्रैफिक। Third, the state agencies should reduce paddy procurement from those farmers who are burning stubble. अगर जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उसको पता है कि ये फार्मर ने तो अपनी फील्ड में बर्न किया है, तो फिर आपसे नहीं परचेज करेंगे हम। ओके, ऑल्सो इन दोज ब्लॉक्स वेयर द वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब राइट नाउ। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वाटर लेवल बहुत ज्यादा डिक्लेयर हो रहा है, तो एजेंसीज मना कर सकती हैं कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये नहीं प्रोक्योर करेंगे क्योंकि आपके यहाँ वाटर टेबल और ज्यादा हो रहा है। अगर हम प्रोक्योर करेंगे तो आप फिर ग्रो करोगे अगले साल। ओके, बट अगेन दिस थर्ड ऑप्शन इज नॉट पॉलिटिकली फीजिबल, ये नहीं हो पाएगा पॉलिटिकली। Fourth, FCI should make it clear that they will not pay more than 3% on top of MSP for any mandi fee and commission for arhatis. Now, and lastly, PM need to sit down with Chief Minister, जो कि होता नहीं है, वो डिस्कशन करते नहीं है, किसी से डिबेट करते नहीं है, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपना जानते हैं दूसरों पर। PM need to sit down with Chief Minister of the states adjoining Delhi and offer a package to move towards more nutritious crop like millets, oilseeds and pulses. नाउ आर रिलायंस ऑन, अब देखिए वही पॉइंट आया जो हमने डिस्कस किया था कि हमें थोड़ा नेगेटिव साइड भी देखना होगा उसका, कि अगर हमने पंजाब हरियाणा से इसका प्रोडक्शन कम करवा भी दिया तो भी प्रॉब्लम होगी। द रिलायंस ऑन राइस एंड व्हीट इन पीडीएस सिस्टम इज एक्सेसिव, कॉजिंग डायबिटीज एंड हार्मिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, लेकिन आप जब हद से ज्यादा भी लेते हो ना व्हीट या राइस, तो वो भी आपको डायबिटीज करती है। सो बेटर है कि थोड़ा सा हम अपनी डाइट को भी डाइवर्सिफाई करें, मिलेट्स की तरफ जाएं। ऑफ द 5 लाख फेयर प्राइस शॉप, यानी कि जो राशन की दुकानें हैं सरकार की 5 लाख इन टोटल, अगर उसमें 10% को भी हम न्यूट्रिशन हब बना सकें, ठीक है, कि आप व्हीट राइस छोड़िए, आप मिलेट्स वगैरह दीजिए पब्लिक को, तो भी वो बेटर रहेगा। जस्ट 10% शॉप्स को अगर हम चेंज कर सकें
Now, this will create a more diversified market, save water, minimize greenhouse gases from the crop sector and reduce pollution in Delhi. ठीक। फिर बाकी रही बात दिल्ली की, तो देखिए उनको तो हमने देखा ही था उस दिन, ई बसेस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, टू हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड एटलीस्ट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन ऑल दिल्ली पेट्रोल पंप्स। नेक्स्ट, डीप फेक रिस्क। देखिए ये सब बातें हम कर चुके हैं, डीप फेक पे हम मेंस 450 प्लस में लेक्चर भी देख चुके हैं, यहाँ पर ऐसा कोई नया पॉइंट नहीं है जो मुझे आपको बताने की जरूरत हो। नाउ ये भी हमने कल बात की थी कि यहाँ पर जो 112 इमरजेंसी हेल्पलाइन है यूपी की, ठीक है, वहां पर कुछ महिलाएं काम करती हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट पे बैठी हैं। वो प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि उनकी सैलरी सिर्फ 11,400 रुपए है, ठीक है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सैलरी पिछले 5 साल से इतनी ही बनी हुई है। सेकंड, कि ये सरकार के लिए काम तो कर रही है, बट ये कर रही है थ्रू ए प्राइवेट फर्म जिसको सरकार ने आउटसोर्स किया हुआ है ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। एक तो सैलरी बहुत कम दे रहे हो आप ऊपर से, ठीक है, और 5 साल से आपने बिल्कुल इंक्रीज नहीं किया है, पैंडेमिक आगे चला गया, इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया, फिर भी आपने 5 साल से उनकी सैलरी इतनी ही रखी है। ये प्राइवेट फर्म के थ्रू आपने एम्प्लॉय किया है, तो देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ऑलराइट, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये अंडरलाइन कर रहा है एक रियलिटी की वुमेन के लिए लाइफ कितनी मुश्किल है इंडियन लेबर फोर्स में। 12,000 भी रुपए भी नहीं है यार महीने का, बहुत मुश्किल हो जाता है इतने में फैमिली रन करना अपनी। ना जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया है जो हमने डिस्कस किया था एक दिन, और जिसमें मैंने आपको कहा था कि देखिए अच्छी क्वालिटी की जॉब्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और विमेन का पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ रहा है, उस पर खुश हो रहे हैं ये लोग, स्पेशली गवर्नमेंट। तो वो पढ़ रहा है क्योंकि हाउस फाइनेंस अपने उनके हाउस में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है, हस्बैंड अकेले की सैलरी से वो चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वहां पर उस ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट डेटा में गवर्नमेंट ने कहा देखिए देयर इज इंप्रूवमेंट इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। बट द प्रॉब्लम वॉज The new jobs were of poor quality, mostly self employment, छोटी सी किराना शॉप खोल लिया आपने, okay, जिसमें मंथली इनकम इज मच लोअर देन द रेगुलर वेज। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 डेफिनेशन बताऊंगा जो प्लीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काम आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ दोज हु आर लुकिंग फॉर ए जॉब बट फेल टू गेट। ओके, हम सबकी बात नहीं करते हैं, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो हम सभी की बात नहीं करते हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, नहीं, हम सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, दोस हु आर सर्चिंग फॉर द जॉब। उसी तरीके से वर्क फोर्स फॉर द पॉपुलेशन रेशियो आता है जब, तब क्या कहते हैं? इट इज रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पीपल। ओके, ओनली एम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि वर्क फोर्स हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे ना जो एम्प्लॉयड हैं, जो अनएम्प्लॉयड है उनको कैसे कंसिडर कर लें, ठीक है। रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड पीपल टू द टोटल पॉपुलेशन। ओके, ये मत सोचना कि पूरे जितने वर्किंग एज ग्रुप में है एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों नहीं। जब आपसे वर्कफोर्स और पॉपुलेशन रेशियो पूछा जाए तो वर्कफोर्स यानी से वो जो जॉब कर रहे हैं, ओके, और टोटल पॉपुलेशन। तो ये दो डेफिनेशन क्लियर रखना, ये अगर एमसीक्यू में आएगी ना तो आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। नेक्स्ट 4, ऑल टाइप ऑफ इनकम, चाहे रेगुलर वेज हो, कैजुअल लेबर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दे हैव रिमेन्ड लार्जली स्टैग्नेंट इन पास्ट 6 ईयर्स। ऑलराइट, और लोगों को लगता है कि हमने 9 साल में इतनी जीडीपी बना ली है जितनी 70 साल में बनाई थी। इनकम स्टैग्नेंट हुई है लोगों की। सिंपली पुट, women are entering the job market driven by economic woes। तो ये जो लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि लोगों की लाइफ में कितना डिस्ट्रेस है। ओके, एंड जब प्रोटेस्ट करने गए बच्चियां तो उन लोगों ने क्या किया है, सेम हाउस की तरफ जा रहे थे जब वो प्रोटेस्ट करते हुए, तो उनको बुक किया गया फॉर राइटिंग, एज इफ वो दंगे फसाद करने जा रही थी। ओके, तो ये इस तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज ए ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। रियल में ग्रोथ चाहिए हमें अपनी इकोनॉमी में, सिर्फ हवाबाजी नहीं चाहिए। चलिए, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, ये तो किसी काम की नहीं है, इसको छोड़ो। यहाँ पे कोझिकोड को क्या मिला है? यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। ओके, और कल ही मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा डिस्कशन तो मुझे ये बताइए ग्वालियर को क्या मिला है। ये 2+2 समिट से कुछ और बातें निकल के आई हैं। मैंने आपके साथ बात की थी इंडस एक्स के बारे में। ये इनिशिएटिव क्या था? इट इज एम्ड एट एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी टाइज एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। इसके अलावा बोथ साइड आर लुकिंग टू फाइनलाइज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट। इसका क्या गोल है? सोसा, इट इज a key priority in the roadmap which will further integrate their defense industrial ecosystem of both countries while strengthening the supply chain resilience। ओके, तो ये सोसा को याद रखिएगा। अगर सिंपल पूछा जाए किसके कंटेक्स्ट में था तो ये यूएस इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के कॉपरेशन में था। मतलब हमें सप्लाई चेन को अपना रेजिलियंट बनाना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है किसी और पे। फिर ये इसी जेट इंजन की बात कर रहा था मैं, जो इंडिया यूएसए साथ में मैन्युफैक्चर करेंगे, जो हम लोग यूज करेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2, जिसको तेजस 2 भी कहते हैं।
उसके अलावा हम यूएसए की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं इन दी एमआरओ सेक्टर। एमआरओ सेक्टर क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल। अब देखिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम लोग कुछ आउटडेटेड प्लेन खरीद रहे हैं, जो कि आजकल कोई भी कंट्री नहीं खरीदते, तो हम क्यों खरीद रहे हैं? हम प्लेन खरीद रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जरूरत है कि हमें एक एमआरओ हब बनना है, ताकि ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना, जो यूएसए ने हर कंट्री को बेचे होंगे, ये फाइटर प्लेन की सर्विस 30-30 40 साल चलती है, ठीक है? तो वो यूज करेंगे तो उसके बाद रिपेयर, मेंटेनेंस या ओवरहॉल के लिए आएंगे भी तो ना कहीं पे। तो अगर हम इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स सेट करते हैं अपने यहाँ पर, तो भी तो हम फॉरेक्स रिजर्व अर्न करने का पोटेंशियल रखते हैं ना, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट का। इसलिए हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट इनवाइट करते हैं, रिस्पेक्टिव की वो चीज कितनी पुरानी है। नाउ दे ऑल्सो वेलकम इंडिया फुल मेंबरशिप ऑफ मल्टीनेशनल कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बहरीन में। इंडिया इसका मेंबर बना है अभी हाल ही में। एंड टू मैक्सिमाइज द शेयर्ड बेनिफिट्स ऑफ द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम लेमोआ, ये मैंने आपको बता ही दिया, एक दूसरे के नेवल बेस लॉजिस्टिक्स वगैरह को हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये डीप फेक का सबसे सीरियस केस है, पढ़िए मत, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। क्या हुआ है कि केरल में एक आदमी को उसी के किसी फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सब कुछ किया, ठीक है? दोनों के बीच बात हुई और इसने कहा कि मुझे 40,000 रुपए दे दो, मेरी वाइफ का इलाज किस लिए मुझे जरूरत है अर्जेंटली, मैं आपको शाम को लौटाता हूँ, ठीक है? अब ये बंदा वीडियो कॉल पे तक आया और उसने डीप फेक का ऐसा यूज किया कि ये बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये शक्ल इसने मैनिपुलेट की है। ओके, डीप फेक का यूज, उसने वॉइस मैनिपुलेट कर ली अपनी, ठीक है? उसने अपने फेशियल फीचर्स तक मैनिपुलेट कर लिए डीप फेक से, और ये ऐसे प्रिटेंड हुआ ये बंदा कि ये इसी का दोस्त है जो इसके साथ ही रिटायर्ड हुआ है। जिस आदमी को आप 30-40 साल से जानते हो, उसी का चेहरा लेके कोई आपसे वीडियो कॉल पे है और आप पहचान नहीं पाए। इस आदमी ने 40,000 ट्रांसफर कर दिए, ठीक है? फिर इसने 35,000 और मांगे, तब इसको डाउट हुआ। फिर इसने इसी दोस्त को, ठीक है, जो प्रिटेंड कर रहा था, इसके अपने नंबर पे कॉल किया, ठीक है? इसने व्हाट्सएप कॉल नए नंबर से किया था कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, आज पहुंच रहा हूँ कोझिकोड, तो मुझे मदद चाहिए थोड़ी पैसों की, ठीक है? फिर इस दोस्त ने जब इसके पुराने नंबर पे कॉल किया, तो उसका जो रियल दोस्त था वो शॉक हो गया कि यार मैंने तो तुझे कॉल किया ही नहीं, मैं तो आया ही नहीं कोझिकोडी, मैं क्यों पैसे मांगूंगा? तब जाके इसने केस फाइल किया पुलिस में, और ये निकल के आया कि कैसे डीप फेक का यूज करके ना सिर्फ अपनी वॉइस को बल्कि उसने फेस तक चेंज कर लिया वीडियो कॉल पे। एंड सामने वाले ने देखा कि मेरा ही दोस्त है, इसको जरूरत है, उसने ट्रांसफर कर दिए पैसे, कि 40,000 रुपए का झोल हुआ इस तरह के। और ये कोई अनपढ़ लोगों की बात नहीं है, ये कोल इंडिया से रिटायर हुए एग्जीक्यूटिव थे दोनों। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी आप बेवकूफ आदमी को बेवकूफ बना रहे हो, आप अच्छे खासे एजुकेटेड आदमी को आपने बेवकूफ बना दिया यूजिंग डीप फेक। तो प्लीज प्लीज इस एग्जाम्पल को यूज जरूर करना। ओके, ये कोझिकोडी वाला कैरल मैन का, ठीक है? इसको जरूर यूज करना, क्योंकि अभी तक हम लोग यही मानते हैं कि आप क्या करोगे, आप वीडियो में चेंज कर दोगे हमारा फेस, या आप इमेज में चेंज कर दोगे, वॉइस चेंज कर दोगे, स्पीच। देखिए इस बंदे ने लाइव वीडियो कॉल पे अपना फेस पूरी तरीके से ऐसा चेंज किया कि दोस्त आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये सामने जो आदमी है वो फेक है। ओके, इसलिए न्यूज़पेपर बहुत जरूरी हो जाता है, ये सब चीजें आपको मंथली मैगजीन में नहीं मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडिया यूके एफटीए का। जब भी ये होगा ना, इसको मैं मेंस 450 में तो कवर करूंगा ही, लेकिन यहाँ पर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। पहला है रूल ऑफ ओरिजिन। हम ये प्रोविजन चाहते हैं क्योंकि सपोज कीजिए यहाँ पर है आयरलैंड, ठीक है? इंग्लैंड का एक पड़ोसी है, और ये है आपका यूके। अब यूके के साथ हमने एफटीए कर लिया, ठीक है? यूके की वाइन्स इंडिया में आ रही हैं बिना किसी टैरिफ के। अरे लेकिन अब क्या कर रहा है आयरलैंड? आयरलैंड अपनी सॉरी, यहाँ पे ना विस्की बहुत फेमस है यूके की, ठीक है? आयरिश वाइन फेमस है। अब आयरलैंड क्या कर रहा है, अपनी वाइन पहले पहुंचा रहा है यूके, और फिर यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया के साथ, तो यूके से सीधे इंडिया में पहुंचा रहा है। बट अब यहाँ पे आप ये बताइए कि इस वाइन का ओरिजिन कहाँ हुआ था? ओरिजिन तो आयरलैंड में हुआ था, आयरलैंड के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर ये जीरो टैरिफ क्यों देंगे हम इनको? राइट? तो यही कंसर्न होता है कि आप एक थर्ड कंट्री, आयरलैंड थर्ड कंट्री, इस कंट्री का यूज कर रही है और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया में जीरो टैरिफ की मत टैरिफ के अंडर में। राइट? यही रीजन है कि हम रूल ऑफ ओरिजिन को लेके बहुत सीरियस हैं, कि ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया अच्छा बहुत बड़ा मार्केट है तो एक थर्ड कंट्री भी यूके के थ्रू, क्योंकि हमारा एफटीए होगा उसके साथ, तो यूके के थ्रू जीरो टैरिफ का फायदा उठाने लगे। ठीक है, तो रूल ऑफ ओरिजिन समझ में आया। दूसरा है आईपीआर इशू। अब देखिए आईपीआर इशू, इंडिया क्या है, मेडिसिन में हब है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब है सबसे बड़े, हमें फार्मेसी कहा जाता है वर्ल्ड की, हम सबसे ज्यादा दवाइयां बनाते हैं। लेकिन इन दवाइयों के पीछे का जो पूरा साइंस होता है ना, डिस्कवरी,
फॉर्मूला वगैरह जो भी यूज होता है, ये यूके के साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा होता है। यूके के बहुत अच्छा है उनका इस चीज में मामला। ओके, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी इन्वेंशन वगैरह हो, फॉर्मूले हो, दवाइयों के केमिकल फॉर्मूले में इन्वेंट करें, तो प्लीज आप लोग एटलीस्ट ना इस पे पेटेंट हमारा बचा के रखिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सब कुछ के जेनरिक वर्जन बना के देने लगेंगे और फिर हमारा लॉस करेंगे। इसलिए ये यूके बहुत सीरियस है कि हमें पेटेंट रिजीम बहुत स्ट्रांग चाहिए आपके देश में, ठीक है, जो कि इंडिया को जनरली एक्यूज किया जाता है कि इंडिया में पेटेंट रिजीम बहुत वीक है। राइट, तो ये दूसरा कंसर्न है इनका, इन दो इश्यूज की वजह से कि एफटीए इजीली हो नहीं पा रहा है। तो मैंने आपको रूल ऑफ ओरिजिन समझा दिया, यूके क्यों ज्यादा चाहता है, और सॉरी हम लोग क्यों ज्यादा चाहते हैं, यूके इतना नहीं चाहता। अब एक और टर्म यहाँ पे आता है मोड 4, ठीक है। मोड 4 क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है इंसानों की मूवमेंट के लिए, ठीक है। जैसे एक तो हो गया आपका कि इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, कि आपकी करेंसी इधर से उधर मूव कर रही है। देखिए मोड 1 से लेके 4 तक होते हैं, ओके। मैं आपको सारे नहीं समझा पाऊंगा, लेक्चर ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता मैं, बट मैं आपको कभी जिस दिन न्यूज़पेपर में कम इश्यूज होंगे उस दिन उसको समझा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मोड 4 को जान लीजिए। मोड 4 क्या होता है, इट इज कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। मोड 4 refers to the services traded by individuals of one WTO member. It covers employees of service firms and self-employment service supplier. The degree of Mode 4 market access is very limited. इंडिया चाहता है मोड 4 में हमको और ज्यादा एक्सेस दिया जाए, ताकि इंडिया की जो इतनी अच्छी मैन पावर है सर्विस सेक्टर में, ठीक है, पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं, वो इजिली वहां पे जा पाए जॉब्स करने के लिए। राइट, तो हाईली स्किल इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है मोड 4 में एक्सेस। बट अगेन यूके हद से ज्यादा भी नहीं चाहता, लेकिन इंडिया चाहता है क्योंकि हमारा सर्विस सेक्टर अच्छे से ग्रो। यूके इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, ओके, इंपोर्टर ऑफ इंडिया सर्विसेज। इट मेक अप 17% ऑफ इंडिया टोटल सर्विस एक्सपोर्ट। हम सर्विस सेक्टर में हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है जो सर्विसेज में वो हमारे हमेशा प्रॉफिटेबल है। तो हम चाहते हैं ये और एक्सपैंड हो, क्योंकि गुड्स में तो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, गुड्स में तो हमारा हमेशा करेंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। राइट, तो ये तीन इशू हैं जो इस एफटीए को रोके हुए हैं फिलहाल। क्लियर, आईपीआर, रूल ऑफ ओरिजिन एंड दिस मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, दैट इज मोड 4। चलिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात की है। तो ये क्या था, ये लेकर आए थे हम लोग हमारे जो कारीगर वगैरह होते हैं। ये प्रोवाइड करेगा आपको कोलेटरल फ्री लोन एंड स्किल ट्रेनिंग टू 18 कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड स्पेस क्राफ्ट पर्सन। स्कीम हैज 13,000 करोड़ आउटले ओवर 5 years, 27-28 तक वैलिड रहेगी। इट अलाउ आर्टिसंस टू अटेंड ए 5-day स्किलिंग वर्कशॉप ऑल्सो, ताकि आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। एक वाउचर दिया जाएगा टू बाय द टूल किट एंड द प्रोविजन ऑफ गारंटी फ्री लोन्स अप टू 3 लाख। ओके, सो ये विश्वकर्मा स्कीम को अब प्लीज वो लास्ट में ना पेटी वगैरह आती है तो उसमें स्कीम वाली लेके पढ़ने मत बैठ जाना 70-80 पेज की। इसी तरह की 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें जो आपकी न्यूज़पेपर में आ जाती है उतनी तैयार कर लो बस, वो बेवकूफी ना करना। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस शीट इन वेस्ट अंटार्कटिका नाउ अनअवॉइडेबल। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये अंटार्कटिका में इतना ज्यादा ये जो वाटर है इसके अराउंड का, ये एटलीस्ट इतना वार्म हो चुका है कि ये इस आइस को मेल्ट कर ही रहेगा, ठीक है। नो मैटर आप चाहे 1.5 डिग्री वाला पेरिस क्लाइमेट का टारगेट अचीव कर लो या 2 डिग्री अचीव कर लो, ये मेल्टिंग तो होगी रहेगी। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली सी लेवल राइज करेगा और काफी सारी कोस्टल सिटीज डूबेंगी। The rapid melting of West Antarctica ice sheet due to warm water around it is now unavoidable. If lost completely, the ice sheet would reach the global mean sea level by 5.3 meter or 17 feet. अब सोचिए 17 फीट कितना ज्यादा होता है, ये बहुत होता है। पैसिफिक में कई ऐसे आइलैंड हैं जो हार्डली 2 फीट 4 फीट ऊंचे हैं बस वहां से, समंदर के सी लेवल से। ओके, तो अगर 17 फीट पानी बढ़ गया सभी ओशन का, काफी सारी कोस्टल सिटीज डूब जाएंगी। इवन इन बेस्ट केस सिनेरियो दैट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस जो हम रोकना चाहते हैं पेरिस क्लाइमेट में, वाटर इन द वेस्ट अंटार्कटिका विल कंटिन्यू टू गेट वार्मर 3 times फास्टर देन 20th सेंचुरी। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में जो वाटर है वो 3 टाइम फास्ट तेजी से गर्म हो रहा है, ठीक है, और उस वजह से मेल्टिंग ज्यादा हो रही है। इस तरह हमने आर्कटिक ओशन में भी देखा था कि वो भी 4 टाइम्स ज्यादा तेजी से वार्म हो रहा है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ग्लोब। Now, ice sheet. It covers more than 50,000 square kilometer of land. There are two major ice sheet. एक तो ग्रीनलैंड है, ओके, डेनमार्क के अंडर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दूसरा है अंटार्कटिक आइस शीट, ये नीचे वाली, ओके। ये दोनों ही 2/3 ऑफ ऑल फ्रेश वाटर होल्ड करती हैं वर्ल्ड का, ओके, 2/3। ये इस तरह के माइनर पॉइंट याद रखिए, 23 के प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पूछे हैं, उससे बहुत अंदर अंदर से माइनर पॉइंट उठाएं। When ice sheet gain mass,
कि जैसे अगर जो आइस शीट है वो और ज्यादा अगर बढ़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो वाटर था वो फ्रोजन हो रहा है, ठीक है, तो वो तो हमारे ग्लोबल जो मीन सी लेवल है उसमें फॉल करेगा। बट अगर वो लूज कर रही है आइस, दैट मीन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू राइज इन ग्लोबल मीन सी लेवल। आइस शीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम आइस, सॉरी, आइस शीट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सी आइस। कैसे? क्योंकि सी आइस होती है फ्री फ्लोटिंग आइस, जो अंटार्कटिक सॉरी आर्कटिक के आसपास हम लोग देखते हैं, ठीक है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा पेंगुइन्स वगैरह को उसके साथ। फ्री फ्लोटिंग आइस दैट सराउंड्स द पोलर रीजन एंड सी आइस इज क्रिएटेड बाय सी वाटर फ्रीजिंग। ये जो सी आइस है वो क्रिएट होती है जब वाटर फ्रीज होता है उल्टा, ना कि मेल्ट होता है। व्हाट इज वेस्ट अंटार्कटिक शीट मेल्टिंग? वार्म ओशन वाटर्स मेल्ट द आइस शेल्फ्स, ठीक है, जब उसके आसपास का पानी गर्म होगा तो वो मेल्ट करेगा ही। अब एक और बात याद रखिए कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है क्लाइमेट वार्म हो रहा है उसी वजह से हो रहा है, कई बार ये एलिनो के इम्पैक्ट की वजह से भी होता है। एलिनो की वजह से कई बार वार्म वाटर आ जाता है इस तरफ, ठीक है, जबकि नहीं आना चाहिए। बट ये एलिनो 3-4 साल में एक बार ये फेनोमेना आकर करता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज या वार्म की वजह से ही होगा, ये नेचुरल इवेंट की वजह से भी मेल्टिंग होती है। और इस नाम को याद रखिए, अमुंडसेन सी, ठीक है, अंटार्कटिका में ही है। दूसरा नेक्स्ट है हमारा क्लाउड सीडिंग। अब क्लाउड सीडिंग पे मैं आपको मेंस 450 प्लस में तो लेक्चर दूंगा ही, बट हम पहले यहाँ पे भी कुछ पॉइंट देखेंगे ताकि आप उस टाइम वहां पर फैमिलियर फील करें इन टॉपिक्स के साथ। फर्स्ट इज, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कंसीडर किया था कि हम क्लाउड सीडिंग करते हैं ताकि एक आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सके, ताकि पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जो गंदी हवा हो गई है दिल्ली की, वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक। ऐसे अटेम्प्ट पहले भी किए गए हैं, महाराष्ट्र ने किए हैं, कर्नाटका ने भी किए हैं, ठीक है। बट वो जनरली मानसून और प्री मानसून पीरियड में किए गए हैं जब क्लाउड में कुछ मॉइस्चर होता है, ओके, क्योंकि जरूरत होती है। अगर क्लाउड ही नहीं होंगे तो किसको सीड करोगे, ठीक है, उसमें कुछ मॉइस्चर होना जरूरी है। तो मानसून या प्री मानसून टाइम में करना अलग चीज है, बट इस वक्त ना मानसून है ना प्री मानसून है, और हम इसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए न्यूज में आया है। अब देखिए, व्हाट इज क्लाउड सीडिंग? तो होता क्या है? पहला, हमें पता है वाटर वेपर कंडेंस होता है एक स्मॉल पार्टिकल के अराउंड, जैसे एक स्मॉल पार्टिकल है उसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू होगा, और फिर जब ये हद से ज्यादा भारी हो जाएगा तब ये रेन वाटर ड्रॉप के फॉर्म में नीचे बारिश होकर आएगा। These droplets collide and grow as they get heavy and cloud gets saturated, it rains. Okay. अब क्लाउड सीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड इज इंजेक्टेड विद सॉल्ट सच एज सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, ओके, विच एक्ट एज ए सीड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक सीड डाल दिया, तो अब जो वाटर आसपास होगा वो इसके अराउंड कंडेंस होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों नाम याद रखेंगे। These salts are expected to provide additional nuclei around which more cloud droplets can form. The seed can be dispersed either using an aircraft, या तो आप प्लेन के थ्रू ऊपर जाइए और वहां पे आप ये सीड रिलीज कीजिए, या फिर नीचे से एक जैसे एक एयर गन लगा दिया आपने तो ये पूरा ऊपर पार्टिकल्स को फेंक रही है क्लाउड तक। बट यू नीड ए सफिशिएंटली लार्ज ड्रॉपलेट्स। The cloud condensation nuclei help form the cloud droplets and ice nuclei help to form ice crystals, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। Ice crystals grow faster than drops and they become larger and fall. अब देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा, ice crystals grow faster than the water drops, ठीक है। ये इसी तरह के माइनर पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स में परेशान करेंगे, ice crystals grow faster than the drops। नेक्स्ट, अब क्लाउड सीडिंग सिर्फ तभी हो सकती है इफ देयर इज सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लाउड्स एंड देयर इज ए पर्टिकुलर डेप्थ टू दीज क्लाउड्स, इनसाइड देयर नीड्स टू बी एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स। Now cloud seeding is done to increase the radius of the cloud droplets so they will grow bigger and because of gravity come down as rain, but with a clear sky you cannot do it, ठीक है। अगर क्लाउड ही नहीं है तो फिर सीडिंग कैसे करोगे, ओके। इसलिए कभी भी अगर आसमान एकदम साफ है ना तो ये करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे अभी विंटर चल रहे हैं दिल्ली में, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, तो देखिए इस वक्त ना तो कोई क्लाउड्स है ना कोई मॉइस्चर है। ये सिर्फ तभी आता है थोड़ा बहुत जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, वेस्ट पंजाब साइड में, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। इधर आपको पता है कि यहाँ पर कहीं मेडिटेरियन सी है, यहाँ से कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन्स वगैरह जनरेट होते हैं, और हमने पढ़ा है जेट स्ट्रीम्स वगैरह, तो वो अपने साथ कैरी करके लाती है यहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कि जो कि यहाँ पे पंजाब हरियाणा में थोड़ी सी बारिश भी करवाते हैं विंटर्स में। These western disturbances they originate above Caspian Sea or Mediterranean Sea and they bring non-monsoonal rain to the northwest India.
Alright. In winter, you don't see this kind of clouds that are needed for seeding, but western disturbances are the way through. Okay. आगे चलते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में भी करवाऊंगा सारी प्रोसेस, वो बात की बात है। पहले हमने कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ट्राई किया है, लेकिन ये सब हमने तब किया था जब मानसून का सीजन था। जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, सपोज सोलापुर है महाराष्ट्र का, वहां पे बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर हम लोग वहां पे ये देखिए प्लेन के थ्रू इंजेक्ट किया जा रहा है हवा में, ठीक है, इंडक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है, पहले पहले क्लाउड होना जरूरी है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर होना जरूरी है, फिर हम उसमें केमिकल मिलाते हैं, और फिर देखिए ये हमने पार्टिकल दे दिया, अब इसके अराउंड ये सब मिलते रहेंगे, ठीक है, ये बड़े होते रहेंगे, और फिर फाइनली ये रेन ड्रॉप के फॉर्म्स में नीचे आएंगे, ठीक है। ये एयरप्लेन के थ्रू हम लोग इस तरह से सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं, और फिर अल्टीमेटली बारिश होती है। पहले सोलापुर और महाराष्ट्र में भी एक्सपेरिमेंट किए गए। और इसका नतीजा क्या आया था कि करीब 18% एनहांसमेंट देखने को मिला था रेनफॉल में। अब जैसे कहीं पे मानसून सीजन में होता है ना कि यहाँ बारिश नहीं हो रही एक पर्टिकुलर एरिया में, या यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूज करते हैं इसको। But even scientists say that cloud microphysics is more complicated than we think. When you seed, all clouds won't rain, and even without seeding, clouds can rain. It is still very complex and uncertain process. तो ये हमारा एक कंक्लूजन बनेगा उसमें, ठीक है। चलिए इसकी बात हम ज्यादा मेंस में करेंगे, अभी छोड़ते हैं। अब ये आप देखिए जरा, ये है बेल्स, ये सब ये क्रॉप रेसिड्यू है जिनको बेल्स के फॉर्म में बना दिया गया है, ठीक है। तो यही बात कर रहे थे हम शुरू में एडिटोरियल पेज पर कि ये एक तरह का तरीका है जिससे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, इसको हम कहेंगे एक्स टू मैनेजमेंट, यानी कि क्या है कि आप खेतों में से ये सब बना के और ले जाओगे, ठीक है, बाहर ले जाओगे। नाउ एक्स2 मैनेजमेंट, स्टबल मैनेजमेंट इज इन डिमांड इन पंजाब। बेलर मशीन काफी हाईली सब्सिडाइज करनी पड़ रही है क्योंकि इनकी कीमत बहुत होती है, 25-25 लाख तक जाता है, ठीक है। तो 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है अंडर सेंटर्स क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। नाउ दीज आर कंसिडर्ड एज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड। क्यों? बिकॉज इट इंक्लूड इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टबल इनटू सॉइल के साथ मिलाएंगे यूजिंग मशीन सच एज सुपर सीडर्स, ठीक है, उनके साथ करते हैं। देन हाउएवर फार्मर्स से दिस लीव्स फील्ड वल्नरेबल टू इंसेक्ट अटैक। एटलीस्ट फार्मर्स का तो ये मानना है कि अगर हम हैप्पी सीडर यूज कर रहे हैं तो इससे इंसेक्ट का अटैक ज्यादा होता है। ओके, सो उसके बाद हमें अल्टीमेटली इंसेक्टिसाइड यूज करना पड़ता है, तो हमारी कॉस्ट और बढ़ जाती है, इसलिए हमें बेटर लगता है कि जला देते हैं। तो इसलिए कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं कि एक्सी2 मेथड प्रेफर करते हैं, दैट इज दिस बेलर। अभी बेलर क्या करता है? दिस बेलर कंप्रेस एग्रीकल्चर रेसिड्यू इनटू मैनेजेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल बेल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे रोल्स हैं। फार्मर कट द क्रॉप रेसिड्यू विद ए ट्रैक्टर माउंटेड कटर। आफ्टर 2 days ऑफ ड्राइंग, ए रेक अरेंजेस द स्टबल इनटू स्ट्रेट लाइन। फिर एक ट्रैक्टर माउंटेड बेलर यूज किया जाता है, ये कंप्रेस कर देती है स्टबल को इनटू कॉम्पैक्ट बेल्स यूजिंग नेटिंग, एंड दीज बेल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज और डंपिंग साइट्स, ठीक है। अब इस बेलर के बाद क्या होगा कि फार्मर इमीडिएटली अपनी फील्ड को प्लग कर सकता है और अगली जो वीड ग्रो करना है वो कर सकता है। अगर उसने हैप्पी सीडर यूज किया होता है यहाँ पर, तो फिर उसका जो जैसा कि एटलीस्ट उसका स्टैंड है कि यहाँ पर इंसेक्ट के अटैक बढ़ जाते हैं, तो अब फिर मुझे कुछ दिन खराब करने पड़ेंगे इंसेक्टिसाइड छिड़कने में, ओके। और सिर्फ इंसेक्टिसाइड को स्प्रे नहीं करना, उसके बाद मुझे वेट भी करना है, और उसके बाद मेरी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो अलग। इसलिए फार्मर हैप्पी सीडर को इतना ज्यादा नहीं अपना रहा है, उसका कहना है या तो मैं इसको जला देता हूँ, वो ज्यादा बेटर है, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव है बेलर। नाउ बट अल्टीमेटली यूनिट ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी कॉस्ट देखिए ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए है विदाउट सब्सिडीज, ठीक है, इसलिए 50 से 80% सब्सिडी देनी पड़ रही है। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ रेक एंड कटर, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, हमने पढ़ा ना प्रोसेस, पहले आपको कट करना पड़ेगा ये तो ये एडिशनल कॉस्ट और जाएगी आपकी 2.5 से 3 लाख रुपए तक। नाउ ईच बेलर कैन कवर 15 to 20 एकड़ इन अ डे, वेदर परमिटिंग दे ऑपरेट फॉर अराउंड 45 days। तो उतने ज्यादा नंबर के बेलर्स हमारे पास हैं भी नहीं, तो वो बढ़ाने पड़ेंगे, ये आपके इतने काम का आर्टिकल नहीं है। इंटरनेशनल पेज पर आज ऐसा कुछ नहीं है खास, ये सब वही चल रहा है, गाजा का इशू, नथिंग टू रिपोर्ट हियर, ओके। और पाकिस्तान में इस वक्त ये हाल है कि प्रिंट पासपोर्ट प्रिंट करने के लिए लेमिनेशन तक कम पड़ गया है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थोड़ा सा लेंदी हो गया। Okay, so please do think about if you want to join that paid course of Maze 450, because आज हम उसमें क्लाउड सीडिंग को डिटेल में करेंगे, ओके। और इसके अलावा मैं आपको उसमें नेट न्यूट्रलिटी भी कराऊंगा, ओके। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।